दो अनुभूतियों से अमानवीयता, मानवीयता, अतिमानवीयता, इन प्रवृत्तियों को पहचानने का प्रयास करेंगे। और मानवीय स्वभाव, अतिमानवीय स्वभाव, आज यह भी पहचानने का प्रयास करते हैं। साथ में संपर्क और संबंध, इसकी क्लैरिटी, इस पर प्रयास करते हैं। तो हीरा भैया आ गए हो तो उसको शेयर कर सकते हैं, या फिर मैं पढ़ के जी भैया जी सुनाता हूँ और फिर हम डिस्कस आरंभ करेंगे। तो पढ़ के सुनाता हूँ, फिर अब डिस्कशन प्रारंभ करेंगे। स्क्रीन शेयरिंग हो जाएगी। नया एडिशन है, पृष्ठ 18। अखंड सामाजिकता का अध्ययन मानवीय स्वभाव विषय दृष्टि के आधार पर ही है। तो जैसा हमारा चर्चा हुआ कि चित्रण में अखंड सामाजिकता यानी अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था, यह हमारे चित्रण में होना। एक बैकग्राउंड थोड़ा सा रख सकते हैं, चर्चा हमारी हो चुकी है, फिर भी एक बार कि हम अध्ययन कर रहे हैं, स्पष्टता ले रहे हैं। और ऐसा क्यों लगता है कि इतने बड़े संसार में इतनी बड़ी जनसंख्या है और समझने के लिए जो स्थिति है, यह ऐसे बहुत थोड़े लोगों में क्यों दिखता है? कभी कभी हमको भी शंका होता है, हम ऐसे थोड़े से लोग क्या हम संसार को दे पाएंगे? हम कैसे अपना रास्ता बनाएंगे? अपने लिए भी कैसे रास्ता बनाएंगे? किसी के लिए क्या हम कर पाएंगे? तो इसके उत्तर मिलते हैं कि यह जो सोचने समझने की जो प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों के विकास के लिए परिवार में काम होता है। हम यही समझने का प्रयास करते हैं, परिवार तो बेसिक यूनिट है, ये पक्का। माता पिता, परिवार के बड़े, उनके व्यवहार कार्यों में सोच समझकर काम करने की, सोच समझकर जीने की, एक दूसरे के मतों को सोचना, एक दूसरे के मतों का आदर करना, और जो सही है उसका समर्थन होना, यह जो हम लोगों के परिवार के कामकाज का या परिवार के व्यवहार का, यह बात तो है, ये पक्का। इस पर हम तो विस्तार से बात करेंगे। बाबा जी ने तो प्रस्ताव ही दिया है कि परिवार ही व्यवस्था की मूल इकाई है। साथ में अभी अभी के स्थिति में शिक्षा एक बहुत बड़ा प्रभाव हम सभी मानवों पर किए हुए हैं। इसको नजरअंदाज करके हम
स्वाभाविक रूप से भी आ गया ऐसा भी दिखता है। छोटे छोटे उदाहरणों से शिक्षा के प्रभाव को हम आंक सकते हैं। हम बड़े भी हैं, जैसे परिवार में संतान पैदा होती है, 3, 4, 5 साल के बाद हम सभी बड़े इस संतान के स्कूलिंग के बारे में विचार विमर्श शुरू करते हैं। आज शायद ही कोई अभिभावक होंगे कि जो अपने बच्चे को स्कूल में भर्ती करना नहीं चाहेंगे, परिस्थिति हो या न हो। मैं तो सामान्य बात कर रहा हूँ एकदम। आज भी कोई मानव समुदाय जंगलों में, पहाड़ों में, जिसे मेन स्ट्रीम कहते हैं, उससे दूर रहते हैं। वहां की बात अभी नहीं। सामान्यतया आज जिसे एक मुख्य प्रवाह, मुख्य धारा, जिसमें इस प्रभाव में काम करने वाले मानव कुल, जनरल मानव कुल, शिक्षा का प्रभाव तो स्थापित हो चुका है। और हम सभी माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा में, विद्यालयीन शिक्षा में और आगे हम काम करना चाहते मतलब अपने बच्चों को वहां भर्ती करना चाहते। तो जैसे बड़े सोचते हैं, वैसे ये भी एक उदाहरण से देखने को आया कि छोटों पर भी शिक्षा का प्रभाव है। प्राथमिक कक्षाओं में जाने वाले बच्चे, उनके व्यवहार के उदाहरण में बिल्कुल सामने आता है कि एक आध बार वो माता पिता का कहना बच्चे नहीं मानते, परंतु उनके टीचर ने जो कहा है वो सत्य मानकर उनको वो सही लगता है, और टीचर के प्रभाव में वे अपनी मान्यताओं को या मानते हैं। पुस्तक पढ़ने के लिए भी साथ बैठते हैं और अपन किसी मुद्दे का अर्थ उनके साथ चर्चा करते हैं। तो टीचर ने जो अर्थ कहा है वो हमें उस तरह से बताते, नहीं ऐसा नहीं, टीचर ने यही कहा है और ये ठीक भी है, इस तरह से भी आता है। तो हम सोचने समझने वाले समूह को, शिक्षा के प्रभाव को नजरअंदाज कर कहीं कतई भी नहीं, अन्यथा वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था केवल भाषा की बात रह जाएगी। तो जब हम अखंड सामाजिकता की बात करते हैं तो हमारा जो वर्तमान स्थिति है, वर्तमान स्थिति, वस्तु स्थिति, ऐसे वस्तु स्थिति का हमें सटीक परिचय होना आवश्यक है। और ये वस्तु स्थिति को ही बाबा जी ने प्रचलित मानव परंपरा, तो इस परंपरा में जो जो चीज बाय एंड लार्ज इम्पैक्टफुल है, जिसका प्रभाव है और जिसका प्रभाव मान्य है, और फिर हमें दर्शन की दृष्टि से या धीरे धीरे ये दिखता है कि ये ठीक है। जैसे शिक्षा के प्रभाव की बात करें तो बच्चे स्कूल जाना ये ठीक है, ये सही। उनकी क्रमिक शिक्षा होना ये भी ठीक है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक काम करना ये भी ठीक है। तो ऐसे शिक्षालय का कोई प्रबंध होना ये भी ठीक है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे यदि हम सारे चीजों को जोड़ देते हैं शिक्षा के संदर्भ में, तो फिर एक शिक्षा व्यवस्था का चित्रण होने लगता है, ये ठीक है। तो अब इसमें होना क्या चाहिए, उसे कहते हैं कंटेंट। तो आज हम जब प्रवृत्तियों की बात करेंगे तो ये जो प्रवृत्तियां हैं, ऐसे क्यों है कि बहुत कम बच्चे या बहुत कम मात्रा में प्रौढ़ सोचने समझने की ओर गतिशील होते हुए दिखते हैं।
और ऐसे बहुत सारे कम लोग समाज में अपनी पहचान बनाने में उस तरह से कामयाब या सफल कहते हैं कि हम आप जैसे लोग उनके व्यक्तित्व को स्वीकारते हैं, मान्यता देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता के भाव रखते हैं, उनका गौरव करते हैं। इतिहास में हम शोध करते हैं तो महापुरुषों से लेकर तो तमाम सामाजिक कार्य करने वाले लोगों की श्रेणी भी हम देखते हैं कि जिन्होंने विकट या प्रतिकूल परिस्थिति में भी समाज हित के लिए प्रसंगवश अपना ऐहिक सुख, सांसारिक सुख त्याग कर प्रसंगवश संघर्ष भी स्वीकार करते हुए, समाज का घृणा स्वीकार करते हुए, पति होंगे तो पत्नी की नाराजगी स्वीकारते हुए, पत्नी है तो पति की नाराजगी स्वीकारते हुए, अविवाहित रहते हुए, कोई चीज उनको छू गई और लगा कि ये समाज में इन मुद्दों की आवश्यकता है, तो ऐसी आवश्यकता को स्वयं के स्तर पर अनिवार्य समझकर अपनी जिंदगी समर्पित कर दी। और कुछ अच्छाइयां आज जो भी हम समाज में देखते हैं, शायद ऐसे कुछ लोगों के योगदान से आज जो अवशेष हैं अच्छाइयों के, उन कुछ अवशेषों को हम आप लोग पहचान पाते हैं। और पिछले 50 वर्षों में यदि सही माने में देखें तो जितना पॉलिटिकल राइज हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू अच्छे लोग कुछ काम करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु सामाजिकता के स्तर पर यह नेतृत्व बिल्कुल कम होता हुआ या नहीं है। आज समाज में नेतृत्व ही नहीं। 5-6 दिन पहले संदीप भाई ने पूछा था कि बाबा जी गर्म होते थे, डांटते थे। एक छोटा सा घटना ही आप याद करा रहे थे। सोच करके देखिए, जहां आसपास हो, डांटने वाले व्यक्तित्व हैं क्या अपने आसपास? नहीं दिखता है, क्योंकि ऐसे डांटने का अधिकार ही हम खो चुके हैं। और बहुत ही सामान्य बात है, क्या बिना डांट के हम प्रगति कर पाएंगे आज का मामला? वो कहानी आपको याद होगा, मार्मिक कहानी, कि एक बार किसी एक ऐसे कोर्ट या कोई ऐसी न्याय व्यवस्था जैसी कोई परिस्थिति तैयार हुई और एक चोर को पकड़ा गया था। उस चोर ने अपनी चोरी तो कबूल कर दी थी, हाँ मैंने सामान ये लिया वहां से, और वो सब जो चल रहा था उनका सारा आरोप और उसमें उसको स्वीकार करना है, जो कुछ भी न्याय जैसा कोई स्थिति, उसमें चोर जो थे उनके माताजी भी थे। तो जो भी है, जो लोग मुखिया थे उन्होंने उनको पनिशमेंट भी दिया कि भाई आपने चोरी किया है और आपने कबूल भी किया है, और ये सब आपको पनिशमेंट है, जो कुछ भी होगा पनिशमेंट। तब उसने फिर सभा को बोला कि रुकिए, मुझे थोड़ा कुछ कहना है। तो वो सब लोग बोले भाई ठीक है, आपको क्या कहना है?
सबको कहानी पता है, तो ये एक प्रवृत्तियों की चर्चा है, उसका बैकग्राउंड है। तो हम सब ऐसे ही खुलकर ऐसे कुछ मुद्दों पर यदि हम डिस्कस करते हैं तो शायद प्रवृत्ति की जो स्थिति है वो हमारे हाथ लग जाए और इसका एक सामान्यकरण हो पाए कि ये कुछ लोगों की बात न रह के यह कैसे एक सामान्य मुद्दे हैं और सुखदायी मुद्दे हैं, सुखकर मुद्दे हैं। जागृति पथ पर जो रास्ता मुझको दिखता है वह संबंध का ही रास्ता है। संबंध के रास्ते छोड़कर जागृति पथ का कोई रास्ता मुझको तो विजुअलाइज नहीं होता। तब वो जो चोर प्रवृत्ति का मानव था, उन्होंने अपना कथन देना चालू किया कि बोले साहब ये देखिए, हमने चोरी किया, हमको चोरी की आदत लग गई, ये सब सही है। ये जो माता जी हमारे बैठे हैं ना, थोड़ा उनको भी कुछ कहिए। बोले क्यों? क्योंकि पहली चोरी उन्होंने हमारी पकड़ी थी। जब मैं पहली बार मुझे चोरी की आदत लगी, पहला चोरी उन्होंने पकड़ा था। और शायद उस समय यदि मुझको इस तरह का कोई पनिशमेंट मिलता है, झापड़ मिलती, तो शायद मैं ऐसा आदतन चोर नहीं बनता। एक संतान जो मूल रूप में मानव संतान रहा होगा और कोई गड़बड़ी की स्थिति में उनको ये चोरी वाला आदत लग गया और ऐसा चोरी वाला आदत पहली बार पकड़ा भी गया, और जिनसे ये न्याय होने की अपेक्षा, वो उस समय तो न्याय नहीं हो पाया और धीरे धीरे ये समाज में आकर एक चोर का प्रवृत्ति के साथ स्थिति बनी। ये घटना सबको पता है, सबको स्टोरी ही है, कहानी है। शायद आज इसकी मार्मिकता आप सबको समझ में आई होगी कि सदप्रवृत्तियों के लिए जो प्रोत्साहन और दुष्प्रवृत्तियों के लिए जो उपेक्षा, ये जो स्थितियां आज हमारे समाज में नहीं है। आज पता ही नहीं लग रहा है कि कौन सी सत्प्रवृत्ति है, कौन सी दुष्प्रवृत्ति है। तो इस कहानी में जो स्वधन और परधन, ये अगर मुद्दे कल्पना करते हैं, यदि ये बचपन से ही स्वधन और परधन के मुद्दे बच्चों को स्पष्ट होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति कैसे पनप सकती है, यह भी एक सामान्य तर्क की बात है। तो मूल मुद्दों पर जाने से पूर्व यह ध्यान जाता है कि आयु के 10, 12, 11 साल की स्थिति में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, है तो मानव, है तो जीवन। उस स्थिति में बच्चों में एक विशेष प्रवृत्ति हमको समझ में आती है। हार्मोनल चेंज या शरीर में जो बदलाव आते हैं, उन बदलावों को तो हम पहचान पाए, परंतु उसमें एक मानसिक चेंज भी आता है और वह चेंज संबंध को लेकर आता है और वह संबंध लक्ष्य के अर्थ में संबंध को लेकर वह एक स्थिति समय तैयार होती है। आगे चल करके अपना अनुकरणीय मॉडल कौन है, अनुकरणीय जीना क्या है, किनके जैसा बनना है, ऐसी एक स्थिति उसका कोमल आयु में, किशोरवयीन स्थिति में
हालांकि होता बचपन से ही है, परंतु उस समय की जो जीवन की स्थिति है, उस समय की स्थिति में चरित्र रोपण नाम से एक प्रक्रिया शिक्षा से होने की एक अपेक्षा रहता है, और साथ में व्यवस्था का चित्रण। आप में से जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं, वो भी यदि अपने बचपन को याद करते हैं तो व्यवस्था के चित्रण तो शायद उनको कुछ कुछ याद आते होंगे, भले ही व्यवस्था के चित्रण में आज का विकास क्यों ना हो। जहां हम रहते हो वहां कोई फैसिलिटी यदि होता है तो मन में खुशहाली होती है। जिस कॉलोनी में रहे पले बड़े हों, जिस गांव में रहे पले बड़े हों, जिस तालुका, जिस शहर में, कि कहीं रोड बन रही है, ऐसा भले अपने घर में नहीं बने, लेकिन कहीं रोड बन रही है तो मन में खुशहाली होता है। कहीं पीने की पानी की व्यवस्था होता है, कोई समस्या का समाधान होता है, खुशहाली होता है। जहां अपने स्कूल में कोई चीज बन रही हो तो उसका एक खुशहाली होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऐसी आयु में मानव व्यवस्था के चित्रण चाहता है और चरित्र रोपण चाहता है। ये शिक्षा का कंटेंट है उस आयु में। परंतु यदि आप अपने ही बच्चों का सिलेबस देख लेंगे, शिक्षा जिससे प्रभावित है, हम भी, बच्चे भी, चरित्र रोपण का कंटेंट मिसिंग है। न हमारा ध्यान है, न उसमें कुछ दिया हुआ है। और ऐसे रोपित करने वाले शिक्षक भी होना, तभी वो रोपण हो पाता है, क्योंकि ये संस्कार की होता है। वो तमाम फोटो और उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि और उनका किया, ये रोपण नहीं है। तो ये तो एक प्रकार का कथा कहानी है। चरित्र रोपण का मतलब है ऐसे रोपण करने वाले शिक्षक जो उन चरित्रों को पहचानते हो, ऐसे चरित्र में काम करते हो, उनसे वो संस्कार होने की संभावना रहती है। तो चरित्र रोपण और व्यवस्था का चित्रण ऐसे ग्रहणशील आयु में होने से ये प्रवृत्तियों की ओर गतिशीलता दिखती है। ये सामान्यीकरण है इसका। और आज देखिए, आज इन्हीं दो मुद्दों से अपन भी प्रारंभ कर रहे हैं। अपनी मानसिकता में देखिए, हम किनके जैसा बनना चाहते हैं। कोई स्पष्ट चरित्र का हमारे पास चित्रण हो ऐसा लगता है, कोई स्पष्ट व्यवस्था का चित्रण हमारे पास हो ऐसा लगता है। वैसे दो मुद्दों का यदि हमारे में ही अभाव है, जो सोचने वाले समझने वाले लोग हैं, हम भी इसी मानव परंपरा के लोग, तो मुझे लगा कि ये जो फाउंडेशन है, जो आधार है सामाजिकताओं के, जिसे हम न्याय कह रहे ऐसे व्यवहार के, जिसे हम धर्म कह रहे ऐसे विचार के, जिसे हम सत्य कह रहे हैं ऐसे अनुभव के, इस तरह से चरित्र चित्रण यह एक आवश्यक प्रक्रिया, ये हम सब कर पाएंगे। उस स्थिति में मानवीयता, अतिमानवीयता, अमानवीयता, ये क्लैरिटी से अपन पहचान पाएंगे। स्वार्थी, संकीर्ण, सुख भोगी, कुछ कुछ छोटी मोटी घटनाओं से सुखी दुखी होकर उससे उबरने के लिए, जो कि गड्ढे हम ही ने किए हैं, झगड़ा हम ही ने किया है, ऐसी स्थिति में फैला हुआ अपना मानसिक संसार जो ऐसे घटनाओं से संवेदनशील जगह पर हो गया है, उसमें ये अगर भरने का प्रयास करेंगे, मुझको लगता है ये भरने वाला है नहीं।
क्योंकि ऐसा भरने के लिए जो वांछा, आकांक्षा, उसमें जो चरित्र रोपण वाला जो भाग है वही तैयार नहीं है, उसमें जो व्यवस्था वाला भाग है वही तैयार नहीं है, तो ये सारा जो है ना, ये सारा कहीं पहुंचता नहीं, इसलिए समझ में भी नहीं आता। तो मुझे लगा आइए, क्या फर्क पड़ता है, हमारा शरीर बड़ा हो गया तो हो गया, क्या फर्क पड़ता है, हम उसी मासूमियत के साथ, जो 11-12 वर्ष की मासूमियत में हम चरित्र के तलाश में तो एक सद चरित्र का चित्रण हम अपनी मानसिकता में कर पाए, और ऐसा सद चरित्र जब जीता है, जिसे अपन व्यवस्था में भागीदारी करता है, ऐसे कहेंगे, ऐसा व्यवस्था का चित्रण हमारा हो, तो फिर ऐसे चरित्र का क्या महत्व है, उसे कहेंगे मानवीय स्वभाव, अति मानवीय स्वभाव। और स्वाभाविक है ऐसा चरित्र चित्रण में दुष्चरित्र, जिसे अमानवीयता कहते हैं, ये अस्वीकार होना, मानवीयता और अति मानवीयता स्वीकार होना। तो चरित्र रोपण होना, अब ऐसा रोपण कौन करे? तो पूज्य बाबा जैसे जागरूक व्यक्तियों में यह हस्तक्षेप का अधिकार रहता है, जिसे सबल हस्तक्षेप कहा गया। तो ऐसे सबल हस्तक्षेप पूर्वक अपन कल्पना कर सकते हैं क्या ताकत है। हम परिवार में पैदा होते हैं और आगे बढ़ते हैं तो सहज रूप में माता पिता का चित्रण अपनी मानसिकता में आता है, रिश्तेदारों का चित्रण मानसिकता में आता है, भाई बहनों का आता है। कितना सीरियसली उस पर ध्यान देते हैं आई डोंट नो, परंतु ये होता है। परंतु एक ऐसा जागरूक व्यक्ति, और ऐसा जागरूक व्यक्ति जिज्ञासु की कल्पनाशीलता में अपने चरित्र को रोपण कर पाता है। क्या इस स्थिति की अपन कल्पना कर सकते हैं? एंड दैट इज वेयर टीचिंग स्टैंड्स। यही वो शिक्षा है, और ऐसे ही शिक्षक है, और वही वो डांट है। तो ऐसे विश्वास सूत्र से शिक्षा होती है। यह एक भाग है, ऐसा सबल हस्तक्षेप और ऐसे हस्तक्षेप का अधिकार, उसी को आज अपन दया कृपा करुणा के रूप में सर्वमानव मानसिकता में चरित्र रोपण करने वाली प्रक्रिया का नाम है आप्त कामना। यह आप्त कामना शब्द संदेश में चला गया हो, यही हमारी आप्त कामना है, यही करुणा है। वर्गविहीन समाज को पाने के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाने वाली न्याय पिपासा, समाधान एवं समृद्धि वांछा एवं सहअस्तित्व में पूर्ण सम्मति को सफल बनाने की आप्त कामना, यह आप्त कामना जागरूक मानव का करुणा। करुणा का अर्थ है जिनमें पात्रता ना हो और वस्तु भी समीचीन ना हो, उनको उपलब्ध कराने वाली प्रयुक्त क्रिया या प्रयुक्तियां, यही करुणा। कि जब ऐसा देखा कि भाई ये जो समाज है, इस समाज में मानवीय शिक्षा, मानवीय व्यवस्था, मानवीय संविधान, मानवीय आचरण, इसकी स्पष्टता न होने को अपने अनुसंधान में लेना। तो जैसा तात्विकता में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या यह प्रश्न आया, वैसे व्यवहारिकता में शब्द प्रमाण की शब्द का धारक वाहक प्रमाण, और इसके साथ यह जो व्यवहारिक बिंदु है, इस व्यवहारिक बिंदु का भी अनुसंधान के लिए प्रश्न होना, यही आप
कामना है। और इसी आप्त कामना के तहत हम लोग इस अध्याय को पढ़ रहे हैं। समीचीन परिस्थिति में एक प्रश्न और उभरा। मैं विकल्प को पढ़ रहा हूं। जो 4 प्रश्न है उसमें से चौथा प्रश्न है, मैंने ऐसा देखा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कौन अपने में से किसने पढ़ा है वेद, इसको ये प्रश्न। वेदों को पढ़ने वाला व्यक्ति और उसमें जो उन्होंने लिखा पर हम आप जैसे साधारण लोग, ब्रह्म ही बंधन मोक्ष, कौन पूछता है किसे पढ़ा है बंधन किसे मोक्ष? शास्त्र प्रमाण या प्रणेता प्रमाण, शब्द प्रमाण या शब्द का धारक वाहक प्रमाण। हाँ, ये थोड़ा बहुत आता है जब वचन भंग होता है, जिस समय जैसा बोलते हैं वैसा अगर किया नहीं जाता है तो उस समय कोई दुख वेदना हमको होता है, पर पार्ट ऑफ प्रोसेस करके हम छोड़ देते उसको। पर हम आप जैसे लोग जिस जनतंत्र में हम हैं, वहां पर भारत में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा गठित हुआ, जिसमें राष्ट्र राष्ट्रीयता राष्ट्रीय चरित्र सूत्र व्याख्या न होते हुए जनप्रतिनिधि प्राप्त होने की स्वीकृति संविधान में होना। वोट नोट गठबंधन से जनादेश व जनप्रतिनिधि कैसा? संविधान में धर्मनिरपेक्षता एक वाक्य और उसी के साथ अनेक जाति संप्रदाय समुदाय का उल्लेख होना। संविधान में समानता एक वाक्य, उसी के साथ आरक्षण का उल्लेख और संविधान में उसकी प्रक्रिया होना। जनतंत्र शासन में जनप्रतिनिधियों की निर्वाचन प्रक्रिया में वोट नोट का गठबंधन होना। यह कैसा जनतंत्र है? तो अध्ययन के लिए जागरूक व्यक्ति द्वारा जो 3 प्रश्न होने का सत्यापन किया, उसमें से मोर और लेस मैंने कनेक्ट किया कि जो चौथा प्रश्न है उससे हमारी कनेक्टिविटी अधिक है। और यदि हम इस कनेक्टिविटी के साथ ही बढ़ते हैं तो अखंड सामाजिकता, सार्वभौम व्यवस्था, एक निकट परिस्थिति होने की अपनी वांछा दिखती है। और धीरे धीरे जब गहराई में आते हैं ज्ञान रास्ते पर, तब जो परंपरा का मुद्दा बनता है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या आदि आदि, हम जो भी परंपराओं से हम आए हों, मान्यताओं के संप्रदाय के, तो उसमें जो कुछ विरोधाभास यदि हमको लगता हो तो वो कोई हमारी जिज्ञासा बन सकता है। एक मिनट, कौन है? कौन चाहिए भैया? आगे है। भैया एक सेकंड, कोई आए।
क्षमा करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अनुसंधान में यह जो चौथा प्रश्न है वही शिक्षा का भाग है कि पढ़ते समय पूरी 20-25 वर्ष की शिक्षा, 22 वर्ष की शिक्षा, और उसमें जगह जगह चरित्र रोपण, उसकी पुष्टि, सदचरित्र की पुष्टि, व्यवस्था और व्यवस्था की पुष्टि, इसका धीरे धीरे अभाव होता गया और केवल यह आजीविका या रोजगार इस प्रकार से आना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी कोई समीक्षा होना और उस समीक्षा में अपने आवेशों के साथ तो समीक्षाएं या आवेशित होना करना, ऐसी कोई समीक्षा से भला तो नहीं होगा, ये संघर्ष की तरफ जाएगा मानसिकता। इसका व्यवस्थित वस्तुपरक विश्लेषण होने से इसमें उपाय क्या है, इसमें समाधान क्या है, ऐसे सोचने से हमें शिक्षा सुलझ जाएगी, ऐसा मुझको लगता है। तो आज हम, जैसा हमें स्वीकार हुआ है कि चित्रण में अखंड सामाजिकता और ऐसे अखंड सामाजिकता के मूल होना और उससे आवश्यकता, तो सामाजिकता का मानसिकता मानो अपना चरित्र रोपण है। ऐसे सामाजिक मानव हम बनना चाहते हैं, ऐसे परिवार मानव हम होना चाहते हैं, ऐसे समाज मानव हम होना चाहते हैं, ऐसे व्यवस्था मानव हम होना चाहते हैं, और ऐसे स्वभाव, विषय और दृष्टि क्या है इसकी जानकारी हम लेना चाहते हैं। और ऐसे मानव अपनी आवश्यकता के लिए जब प्रयोग, उत्पादन, उसे अर्थोपार्जन और उसकी प्रयोजनशीलता को सिद्ध करते हैं, तब उसे हम व्यवस्था कहते हैं। तो प्रयोजन की परिभाषा है जागृति पूर्वक अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में तन मन धन का नियोजन प्रयोजन। इस तरह से अब ऐसी अखंड सामाजिकता का अध्ययन 3 प्रकार के प्रवृत्तियां, और उसमें से अमानवीय प्रवृत्ति, मानवीय प्रवृत्ति और अतिमानवीय प्रवृत्ति, तब जब समाज में पूर्णता के लिए जो गतिशीलता है, या समाज में जो गति है, या जो शिक्षा में गति है, व्यवस्था में गति है, परिवार में गति है, इन गतियों में जो गंतव्य है, डेस्टिनेशन है, उसमें मानवीयता और अतिमानवीयता रूपी डेस्टिनेशन का अभाव होना, और फलस्वरूप वही गर्त में फंसे रहना, वही अमानवीयता है। भैया आवाज नहीं आ रही। भैया आवाज नहीं आई। हेलो, लेफ्ट हो गए हैं लगता है सर। हाँ हाँ, ज्वाइन करेंगे।